अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा यूसुफ। अभी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो वहाँ पर पहुँचे, कुछ बदमज़गी हमें देखने में मिली जब सहाफ़ियों की तरफ से एहतजाज किया गया और वो वॉकआउट कर गए। और उनकी जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा था FBR की तरफ से बजट के बाद ब्रीफिंग ना देने पर वो एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि ये एक रिवायत रही है, पहले भी ये ब्रीफिंग दी जाती रही लेकिन इस बार नहीं हुई, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना की जो टीम है, FBR के जो चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से इस बारे में बताया भी क्या कि क्यों उन्होंने नहीं बुलाया। कहा बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हर साल रिवायत है कि फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है FBR की जानिब से। जो सहाफ़ियों को नहीं दी गई तो उस पर वो नाराज़ हो गए, बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज हुआ था। दैन कोशिश की गई सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से कि सहाफ़ियों को मनाया जाए, वो नहीं माने। फिर वज़ीर इत्तलात जो हैं अताउल्लाह तारड़, उनको आना पड़ा, खैर वो मना के लेकर आए। फिर सहाफ़ियों ने अपने सारे सवालात जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखे और उन्होंने बड़े तहम्मुल के दिखाई दिए, सभी गुस्से में मुझे दिखाई दिए। बालाजी, हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पूरा पैनल है, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद है, हमारी हर ट्रांसमिशन का हिस्सा है। उसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान अहमद चट्टा साहब, माहिर मईशत हैं, SDPI से इनका ताल्लुक है। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है काशिफ अनवर साहब, जो कि साबिक सदर हैं LCCI के, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और साबिक सदर कराची चेंबर अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उनको भी शामिल गुफ्तगू भी करेंगे और उनको वेलकम भी करते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ में चाहूँगी डॉक्टर साहब, मैं आपसे करूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ इकोनॉमिस्ट को सुन रही थी और उनके तबसरे भी डेफिनेटली हमें अंडर कंसिडरेशन रखने हैं कि इटर्नल रेकरेंस का बजट इसको करार दे रहे हैं कि वही सारी बातें घुमा फिरा के वही नंबर जो आगे पीछे करके सामने रख दिए जाते हैं। आपकी राय क्या है सबसे पहले इस बजट के ऊपर? मेरे भी तकरीबन यही राय है। बेसिकली जो बजट मेकिंग एक्सरसाइज है वो होती ही इसी तरह से हर साल। कुछ चीज़ों पे आप रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, कहीं से कुछ छूट देंगे, ताकि जो आपके ओवरऑल एक बेंचमार्क हमने एक डिसाइड किया हुआ है, जो कि 13% ऑफ GDP पे हमने जाना है, टैक्स टू GDP रेशो पे, उसको मीट करने के लिए हर साल कभी 1000 अरब का इजाफा होगा, इस साल जैसा 2000 अरब का हुआ, नेक्स्ट ईयर अब देखा जाएगा कितना होता है। तो टारगेट्स मीट करने के लिए कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं रस्सी टाइट की जाती है, कुछ कई जगह पे छोड़ा जाता है। डिपेंड करता है कि किस शोबे के लॉबिस्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। इस दफ़ा लगता है कि रियल एस्टेट के लॉबिस्ट भी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। आप देखें कि एकदम जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो 7% या 3% से 0% पे ले आए। आप जैसे 3% को 0 पे ले आते, लेकिन जो 7% थी नॉन फाइलर्स के लिए एटलीस्ट वो पेनल्टी तो कायम रखते। आप देखें और एक जो आर्गूमेंट बिल्ड हो रहा था मार्केट में कि लोग जो हैं उन्होंने पैसा बैंक में पार्क कर दिया है रियल एस्टेट से निकाल कर, उसको शायद रिवर्स करने की कोशिश की गई है। बट अगेन ये आपके ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उड़ान प्लान में, या एक जो प्लान आ रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल होना चाहिए, तो वो उससे थोड़ी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाना है तो इंडस्ट्री को आप एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, कंडूसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट दें ताकि इन्वेस्टर निकले। बाहर का इन्वेस्टर तो तब आएगा जब पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर निकलेगा। और हम रिलीफ क्या मांगते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें कोई सब्सिडीज दे दें, हम ये कहते हैं हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, जिसके नतीजे में आप अपनी माई कम्पिटेटिव हो सके। तो दो चार पहले तो हम बात को कर लेते हैं जो चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जहाँ हम तनकीद करते हैं तो एक पिछले साल 2 साल पहले जब हम देखते थे जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता तो एक स्टेबिलिटी देखी हमने, मैक्रो स्टेबिलिटी देखी। अब हमें आगे बढ़ना है, हम एकदम अगर बड़ी ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं 5-6% तो इम्पोर्ट खोलते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर अगर इम्पोर्ट में रिलीफ देते हैं तो वो होता है इम्पोर्ट का बिल बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान एक ऐसे डायलेमा में हम है कि हमें बड़े संभल के चलना है। तो पिछले साल आपने देखा हमारी रेमिटेंस पिछले 2 साल अगर कंपेयर करें तो $10 बिलियन एडिशनल आई है। हम $1 बिलियन के लिए IMF के पीछे, दुनिया के पीछे भागते हैं। तो ये $10 बिलियन ने हमें एक बड़ी मजबूती दी है। इसी तरह रोशन डिजिटल प्रोग्राम जो गो के उसमें इंटरेस्ट देते हैं, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन $10 बिलियन वहां से भी हमने हासिल किया है, जो हमें फॉरेन करेंसी की हमारी लोकल करेंसी को स्टेबलाइज करता है। और करेंसी की स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने पिछले 1-1.5 साल में देखी है। हमारी करेंसी काफ़ी हद तक मुस्तकम हुई, जिससे हमें अपनी कैलकुलेशन करने में, अपनी प्लानिंग करने में, अपनी कॉस्टिंग करने में एक आसानी रहती है। इसी तरह हमने देखा कि आपके अंदर जो टैरिफ लाइन है कल बजट के अंदर, बड़े अरसे बाद हमने देखा ये 20-25 साल बाद कि हमने टैरिफ्स के अंदर
बहुत बड़ी पैमाने पे देखा ड्यूटी जीरो कर दी गई हैं, जो एक बहुत अच्छा साइन है। अगले 4-5 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यूटीज जो स्लैब्स हैं वो भी कम होंगे मजीद, और ड्यूटीज में नुमाया कमी देखेंगे, रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी देखेंगे। चूंकि इंटरेस्ट रेट आपका बहुत बड़ी हाई रेट पे था, बहुत हाई रेट पे था, इन्फ्लेशन आपका 35% पहुंच चुका था। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन में नुमाया हमने कमी देखी, इंटरेस्ट रेट में नुमाया कमी आई, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बोरोइंग कॉस्ट हमारी कम हुई। तो ये तो जो है अच्छे साइन हम अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। रियल इस्टेट जो हम हमेशा कहते हैं कि रियल इस्टेट का पहिया चलेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हर बजट से पहले या हर मुख्तलिफ सियासी जमात जो बजट पेश करती है, जिनकी भी गवर्नमेंट होती है, उनके अंदर कोई ना कोई लॉबी ऐसी होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपनी सारी ख्वाहिशात मनवा भी लेती है और अपनी सारी कंडीशंस को मनवा लेती है। इस मरतबा कहा जा रहा है कि रियल स्टेट की लॉबी जो है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने अपनी सारी बातें मनवा ली हैं। बाकी जो सेक्टर्स हैं, अगर हम बेसिक हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, उधर हम अगर बजट को देखते हैं, जो पिछले साल था वो उससे भी कम रखा गया, तो उस तरफ भी तो तवज्जो होनी चाहिए ना, एक बैलेंस तो क्रिएट करना चाहिए। फिर आपने बिल्कुल जायज़ का देखें, मुल्क को अगर आगे चलाना है तो हमें सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस साल हमारा जो बजट है एजुकेशन पे वो 1% से भी लेस है, 0.86 से 0.9% है। इसी तरह हेल्थ केयर में हम नहीं कर सके। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज IT का दौर है, AI का दौर है, हमारे जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो काश अब बच्चे अंदर एजुकेशन के सिस्टम में ला सकते हैं, वो आगे बढ़ते, और यूथ बढ़ता चला जा रहा है। हर साल कोई 40 से 45 लाख अफराद जॉब मार्केट में दाखिल होते हैं। हम एग्जिस्टिंग जो यूथ है उन्हीं को जॉब देने के उसमें पोजीशन में नहीं है, चूंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं बढ़ी, मुश्किल 7% बढ़ी है, मुश्किल। अंजुम साहब, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आपको पता भी है कि हमारी यूथ के अंदर मायूसी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ब्रेन ड्रेन जो पिछले 2-3 सालों के अंदर हमने देखा है, शायद इसीलिए भी हमारी रेमिटेंसेज जो हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं। काशिफ साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ यही एक बात लेकर कि ताजे बिरादरी जो है या बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस बजट के बाद क्या सोच रही है, और क्या वाकई में आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इस बजट के बाद कम हो सकेगा? देखिए, बात यह है, पर्सपेक्टिव को देखने की बात है। बिजनेस कम्युनिटी हमेशा यही कहती है कि जो पॉलिसीज है उसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं नजर आती। अब अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि क्या आप इस बात की या कोई इस बात की गारंटी देता है कि अगले साल में कोई टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, प्रेसिडेंट साहब कोई ऑर्डिनेंस साइन नहीं करेंगे, किसी चीज को बढ़ाया नहीं जाएगा? क्योंकि ये पहले आज से 10-15 साल पहले होता था कि जब बजट आता था तो हम एक साल पे आगे देखा करते थे कि इस साल में हमने ये प्रोजेक्शंस करनी है, ये इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अभी जहां आपका शॉर्टफॉल आएगा वहां पर आप टैक्स के रेट्स को बढ़ा देंगे। अब इस बजट में जहां पर हमने ये बात की है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले 5 साल पे मुहित रखा गया है कि हम एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज को और रेगुलेटरी ड्यूटी को हम कम करेंगे, और इस साल भी बिल्कुल कम हुई है। जो 11 थी उसको 10 कर दिया गया है। चले हम कमी की तरफ तो आए, लेकिन मैं शायद ये नहीं समझता कि बहुत बड़ा एक फर्क आएगा, क्योंकि जो पिछले साल में या पिछले सालों में ये बिजनेस कम्युनिटी जिन मुश्किल हालात से गुजरी है, और जिसकी वजह से आपके कारोबार बंद हुए हैं, जिसकी वजह से आपके कारोबार इस मुल्क से शिफ्ट हो गए हैं। अभी आपने कहा कि हमारे जो यूथ है वो बहुत डेस्परेट है, वो बाहर जा रही है, और इज वन ऑफ द रीजंस कि हमें फॉरेन रेमिटेंस भी आ रही है। तो हमने उसके लिए क्या किया है? जो लॉस मेकिंग, हमारा मकसद तो ये है कि आपने और इख्तियारात रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को दे दिए हैं, तो हमें भी कोई इख्तियार दिया है। हम हमेशा यही कहते हैं कि आप उनके कम से कम इख्तियार को कम करें, उन्हें आंसरेबल करें। हमारे इख्तियार को आप चाहे ना बढ़ाएं। आपने 10% आपके बिजली के ऊपर इख्तियारात ज्यादा देने से शफाफियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जी, अल्टीमेटली देखें, आप जब तराजू होता है उसके पलड़े को दोनों तरफ बराबर रखा जाता है। अभी टैक्स ऑर्डिनेंस में जब कोई महीना पहले जो प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया, जिसमें क्या कहा गया कि जी किसी भी प्रेमिसेस पे जाकर आप किसी का भी बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी भी प्रेमिसेस को सील कर सकते हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को उठा सकते हैं, आप प्रोडक्शन देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोकल इन्वेस्टर है उसके ट्रस्ट को हम उसी तरह से रखें और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें आसानियां देनी होंगी। इसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि करे, लेकिन शायद शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है
कि हमें 5 साल का, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने 5 साल का एक टाइम दे दिया है, लेकिन अगले 5, 10, 15 सालों वेरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें काशिफ देना होगा साहब, ताकि बहुत अच्छा पॉइंट आपने डॉक्टर उठाया। इरफान साहब की तरफ चलेंगे। अब जिस तरह अभी बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। गवर्नमेंट ने इस बजट में ऐसा क्या रखा है कि इन्वेस्टर्स को आप कायल कर सकें, या आपको लगता है कि पॉजिटिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से? लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें या उसके बाद हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक तो जो थोड़ा सा हिट आएगा, आपका जो प्रॉफिट्स ऑन डिपॉजिट्स पे टैक्सेशन बढ़ी है, उससे आई गेस थोड़ा सा हिट होंगी इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा बार बार बात हो रही है हमारी जो टैरिफ पॉलिसी है अगले 5 साल में वो फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट होने वाली है, बट उसका एक बहुत डायरेक्ट लिंकेज है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। उस पर आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी काम कर रही है ताकि ये जो प्रोटेक्शनिज़म की वॉल ख़त्म करने की बात की जा रही है मिनिस्ट्री की तरफ से भी, वज़ीर ख़जाना की तरफ से भी, उसकी वजह से भी हमारी लोकल इंडस्ट्री हिट होगी। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए आई एम श्योर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी वो इन सारी चीज़ों को देखेगी कि किस तरह से आप इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करने के बजाय इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 111 के बारे में सब जानते हैं, उसमें किस तरह से कुछ नए प्रोवाइजोस आ सकते हैं जो ख़ास तौर पे जो हमारी बहुत सारा कैपिटल बाहर पड़ा हुआ है। रेमिटेंस तो ठीक है आती हैं, लेकिन जब आप FDI को देखते हैं तो वो बेयर मिनिमम पे है, वो उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं है। उस FDI की फॉर्म में कैपिटल को वापस लाने के लिए, उस चैनल को फॉर्मलाइज करने के लिए, मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए वो इक़दाम अभी नहीं हुए। क्या इक़दाम जो होने चाहिए, क्या स्टेप्स ले सकती है इसके लिए? मसलन आप जो FATF के वाइट लिस्ट कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके ऊपर आप स्क्रूटिनी या उसके ऊपर आप CVT मत लगाएं। अभी हो ये रहा है कि पिछले कुछ अरसे से जो मेरे एसेट्स जो जायदाद बाहर बनी है वो उसको मैं अगर डिक्लेयर करता हूँ उस पर भी टैक्स लगता है यहाँ पे लोकली, और यहाँ पर भी टैक्स। तो अगर मैं उस कैपिटल को रीपैट्रिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, और आप उसके रूल्स बना सकते हैं गवर्नमेंट के, अगर वो सिर्फ किसी खास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट हो रही है और थ्रू बैंकिंग चैनल आ रही है और थ्रू एटलीस्ट ग्रे या वाइट लिस्ट कंट्री जो FATF के लिस्ट में उनसे आ रही है, तो उसकी स्क्रूटनी कम हो, उस पर टैक्सेशन के भी सवालात ना हो और FBR उन लोगों के पीछे मत जाए। डॉक्टर साहब, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ मुआहदे करने पड़ेंगे, जाकर बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स उठाए हैं काशिफ साहब ने और अंजुम साहब ने कि हम प्रोजेक्शंस किस तरह से करें, क्योंकि बजट आता है और उसके कुछ अरसे के बाद एक मिनी बजट या नए टैक्सेस जो है वो लगा दी जाते हैं, ऑर्डिनेंस की सूरत में होते हैं, आपके पास डाटा एक पूरा ना हो एंड देन उसके बाद आपको ये ना पता हो कि आप प्रोजेक्शंस किस तरह से करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई नया टैक्स आ सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर इस तरह कैसी होगी या बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? देखिए, उसमें थोड़ा इशू यही है कि हमारा जो बजट मेकिंग का मॉडल है वो रेवेन्यू को टारगेट करता है। जो हम किताबी बातें पढ़ते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग या नीड बेस्ड बजटिंग, वो थोड़ा पीछे रह जाती है हमारे इस रेवेन्यू को के टारगेट को मीट करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे। उसमें अगेन अब सूबों का बहुत अहम रोल है। NFC पे बात हो रही है, NFC को पॉपुलेशन से डीलिंक करने की बात हो रही है। तो सपोजिटली अगर आप अभी 80% या 82% वेटेज है पॉपुलेशन की, अगर हम उसको कम भी करते हैं तो किन चीज़ों को वेटेज देंगे? फॉर एग्जांपल आप सूबों की या ज़िलों की एजुकेशन परफॉर्मेंस को वेटेज दे सकते हैं कि अगर कोई ज़िला जिसमें स्कूल से बाहर बच्चे ज़्यादा थे उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उस हिसाब से अगर आप एलोकेशंस करते हैं तो इस तरह के फार्मूलाज को देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें NFC एक ख़ास कड़ी है जो ख़ास तौर पे जो आपके सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, चाहे वो करंट स्पेंडिंग है या डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, उसको मजीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म NFC के थ्रू ही हो सकेगी। उसके लिए सारी पोलिटिकल पार्टियों को ऑन बोर्ड। फरहान बुखारी साहब, अब वज़ीर ख़जाना ने जो अभी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि अब चूँकि हुकूमत हमारी जो है वो कर्जे लेकर आगे काम करती है, उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि हर चीज़ हम कर्ज लेकर दे रहे हैं, एक हद तक हम रिलीफ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर आवाम एक्सपेक्ट भी ना करें। ये तो वही बात है कि आधा सच है, क्योंकि कई और ऐसे शोबे हैं जहाँ पे टैक्स लगना चाहिए था इस बजट में, यहाँ पे आपने नहीं लगाया या टैक्स बढ़ाया नहीं। उसकी वजह से अब जाहिर है वो अगर कलेक्शन के लिए कुछ ऐसे ज़राए, मसलन रियल एस्टेट को जो छूट दी है उसमें भी आज पोस्ट बजट डे पे यही ऑब्जर्वेशन आ रही है कई माहिरीन से कि वो छूट कम होनी चाहिए थी। इसी तरह स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेंस टैक्स 15% रखा हुआ है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, आप उसे 18% कर देते।
इस किस्म के इक़दाम कर सकते थे। फिर जो रिटर्न्स आ रही हैं डिपॉजिट्स पे, बैंक डिपॉजिट्स पे जो रिटर्न्स हैं, उसके ऊपर अब 15% के बजाय 1 जुलाई से 20% टैक्स होगा। लोग उस पर भी इतराज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें कई ऐसे हैं जो कि पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपनी पेंशन्स कम्यूट करवाई, उनकी जमा पूंजी उन्होंने कहीं सेविंग्स अकाउंट पे रख दिया, अब आप उसके ऊपर भी लगा रहे हैं। तो ये एक ज़रा थोड़ा सा मुतनाज़ा मामला एक हो गया बजट का कि, और लगता इसकी ब्रॉड डायरेक्शन ये लगती है कि जो ज़्यादा यानी पैसे वाले तबकात हैं उनके ऊपर हाथ हल्का रखा गया, हाथ हल्का रखा गया, और जो तो सर रियल एस्टेट से जुड़े जो दीगर शोबा जात हैं उनका तो फ़ायदा होगा अगर रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा रिलीफ दिया गया है, तो बाकी चीज़ों के अंदर जो 70 से ज़ायद शोबा जात कहते हैं जुड़े हुए हैं, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, आयरन हो गया, तो ये इसके अंदर तो रिलीफ मिलेगा, फिर वो सनतें तो चलेंगी जी। लेकिन ये है कि वो एक तो ये कि टाइम लैग होगा, दूसरा ये है कि इसमें रिलीफ तो जब मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको आपने रिलीफ दी है ना सही मानों में, तो उनके पास रिलीफ है। कोशिश ये गवर्नमेंट ये भी तो कोशिश करी है कि जो इन्वेस्टर यहाँ से पैसा लेके बाहर जा रहे हैं दुबई या गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एटलीस्ट लेकर ना जाए या फिर यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर लें। यही वाली बात लेके मैं ना अंजुम साहब की तरफ एक मरतबा फिर से चलती हूँ। अंजुम साहब, आपको क्या लगता है, ये अब एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की भी बात की है आज फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, मज़ीद डाइवर्स करने के लिए आपको लगता है इस बजट के अंदर कुछ ऐसे इक़दामात के बारे में भी बात की गई है जिससे हमारी बरामदात बढ़ सकें? देखिए, पाकिस्तान के उसमें हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मेजर जो हम समझते हैं जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो एक्सपोर्ट है। हमें एक्सपोर्ट कल्चर को क्रिएट करना चाहिए, हम समझते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ही एक्सपोर्ट कल्चर आप बताएं स्टूडेंट्स को कि एक्सपोर्ट ही एक जरिया है जिससे हम कमा सकते हैं। आपकी इंपोर्ट डिपेंड करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेजर जो 25-30% होता है टोटल इंपोर्ट्स का, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है। कल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में $100 चली जाती हैं तो आपका इंपोर्ट बजट बहुत बढ़ जाता है। इस साल हमारी इंपोर्ट्स का टारगेट इन्होंने 65 बिलियन रखा है, जो शायद 70 बिलियन टच कर जाए। और रेमिटेंस आप जितना आता है बाहर से पैसा वो नॉन प्रोडक्टिव में चला जाता है, तो रेमिटेंस से तो आप साइज की डिपेंड नहीं कर सकते, आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। एक्सपोर्ट के लिए कोई बहुत बड़ी मेजर ऐसी आपको क्राइम कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं दिखे कि एक्सपोर्ट्स आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए। खुद गवर्नमेंट का अपना बजट एक्सपोर्ट का जो टारगेट है आज से 5 साल बाद, आज हमारी आबादी 25 करोड़ है, उस वक्त 28-30 करोड़ के करीब आबादी के लिए 60 करोड़ टारगेट को बहुत अच्छा अगर अचीव कर लिया तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा। छोटे छोटे ममालिक डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिंगापुर, हांगकांग, इनकी एक्सपोर्ट आज हांगकांग और सिंगापुर $700 बिलियन है। छोटे छोटे मुल्क, हम तो बहुत पीछे हैं, उस वक्त ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट्स में होंगे। तो मैं तो समझता हमारा कहीं ना कहीं ऐसा लूप होल है। हम जब तक देखें ना, मैं कहता हूँ फेयर टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, जब तक फेयर टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है। अंजुम साहब एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और ब्रेक से तो ये जो फेयर टैक्स सिस्टम है, इक्विटेबल टैक्स सिस्टम है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात किया कि ये 60 to 65 बिलियन का जो टारगेट रखा गया एक्सपोर्ट के लिए, ये बहुत कम है। 25 करोड़ की आबादी है, इसके मुकाबले में बाकी ममालिक जो हैं उनकी आबादियाँ बहुत कम है, लेकिन उनकी जो बरामदात है एक्सपोर्ट्स वो बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है। अब इसकी रीज़न क्या है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात हम करें बजट के हवाले से। थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ उन्होंने पॉइंट्स जो डिस्कस किए। एक तो उन्होंने ये बताया कि इस साल जो 10.3% टैक्स टू GDP पर हम पहुंचेंगे, ये हदफ उन्होंने बताया। और अगले साल के हवाले से उन्होंने कहा कि 10.9% पर हमारा जो टारगेट है ये इस पर पहुँचना होगा। अंजुम निसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपको क्या लगता है ये जो फिगर्स दिए हैं 10.9% अगले साल के लिए और इस साल 10.3, ये कितना रियलिस्टिक है? देखिए, जहाँ तक GDP टैक्स टू GDP का ताल्लुक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुद उन्होंने अपने इस बात पे कंफर्म किया कि पिछले साल टैक्स नेट के अंदर जो फाइलर हुए हैं तकरीबन 100% उसमें हमने इंक्रीज देखी है।
तो उसके नतीजे में फिर इन्फ्लेशन जो आप देखते हैं, फिर जो टैक्स मेजर्स लिए गए हैं, तो मुझे गो के ये जीडीपी 10.9 थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आई थिंक जो मेजर्स लिए गए हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर बीच में मिनी बजट नहीं आता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस टारगेट पे पहुंच पाएंगे। और ठीक है। ये अच्छी बात है, देखिए लोगों को टैक्स नेट पे लाभ है, लेकिन जो मैं असल बात कर रहा था फेयर टैक्सेशन सिस्टम की ब्रेक पे जाने से पहले, फेयर टैक्सेशन मतलब ये है कि जिस सेक्टर पे जितना टैक्स ड्यू है उसको उतना देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसी आप सेक्टर पर ज़्यादा टैक्स लगा दें। अब आप बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है जो बिजनेस का पहिया चलाती है, जो पहिया चलता है तो पूरे मुल्क का पहिया चलता है, उसका जीडीपी में शेयर तो कहने को 20% है अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लेकिन जो टैक्स का रेशियो पे वो वजन डाल दिया गया वो 60% से ऊपर। और जो दूसरे सेक्टर से जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, मैं नहीं कहता कि आप टैक्स लगा दें, लेकिन जिस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकी, ऑब्वियसली वो टैक्स नेट से नीचे हैं, उस थ्रेशोल्ड से नीचे उन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी तो कुछ लेकिन अगर इनकम थ्रेशोल्ड से शोबे ऊपर ऐसे हैं है जिन पर कहा जा रहा था, वजीर खजाना ने कहा कि टैक्स लगाना था, लेकिन वजीर आजम की हिदायत पर नहीं लगाया, जिसमें फर्टिलाइजर और अद्वियात पर उन्होंने कहा कि टैक्स लगाना था, इसके अलावा एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया वजीर आजम की हिदायत पर। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, आपकी तरफ में आ जाती हूँ। एसएमईज की अगर हम बात करें, आपको इस बजट के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनके लिए कोई स्टेप्स नजर आए कि गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्लान्स रखे हों, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो जिससे उनका फ़ायदा हो सके, वो बिजनेसेस ग्रो कर सकें? वो जब कल हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन रहे थे तो इतना सेंटेंस मैंने ज़रूर सुना था कि एसएमई के लिए अगले 3 साल एक प्लान बनाया गया है जिसके मुतालिक स्मीडा बताई थी। तो अब हम स्मीडा को मिलेंगे और फिर पता चलेगा कि एसएमई के लिए क्या वो पॉलिसी रखी गई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी कि देखें जब तक आप, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप एसएमई को नहीं चलाएंगे तब तक आपका इंडस्ट्री नहीं चलेगा, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चलेगा, आपका टैक्स का शोबा नहीं बढ़ेगा, आप जॉब्स नहीं दे सकेंगे। लेकिन और उसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जहां पर उसके साथ रुपए और डॉलर की पैरिटी काउंट करती है, जहां पर इन्फ्लेशन काउंट करती है, जहां पर इंटरेस्ट रेट काउंट करता है, वहां पर एफबीआर की पॉलिसीज भी बहुत काउंट करती हैं कि आप किस तरह से पॉलिसीज को ला रहे हैं, किस तरह से, जो हम बार बार अब ये बात कर रहे हैं कि अगले साल 10.9% टैक्स टू जीडीपी होगा, तो यहाँ पर तो जो टैक्स नेट के अंदर आ जाता है वो तो खुद इतना परेशान हो जाता है, उसके लिए मुश्किलात इतनी खड़ी हो जाती हैं कि वो ये कहता है कि मैं आया क्यों। जो उसने परचेजेस करनी है उस पे भी विद होल्डिंग करनी है, जिसको पेमेंट करनी है उसको भी विद होल्डिंग करनी है, जिससे पेमेंट लेनी है उसको भी विद होल्डिंग करनी है, नॉन फाइलर भी परेशान है। बिल्कुल देखिए, और मैं फिर वही बात करूंगा, आप लोग सैलरीड क्लास के लोग हैं, आप अगर हम ये कहते हैं कि सैलरीड क्लास का टैक्स उसको टैक्स डिडक्ट करके मिलता है, मैं बहुत से ऐसे सैलरीड क्लास के लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं जी कि जितना आप बुक्स में दे सकते हैं वो दें, बाकी आप हमें कैश पे दे दें। लेकिन टैक्स को रैशनल करने की बहुत जरूरत है। जब तक आप टैक्स रेट्स को नीचे नहीं लाएंगे हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। और एक अभी डॉक्टर साहब इससे पहले 111 की बात कर रहे थे, मैं तो 111 में एक बात ऐड ये करना चाहूंगा कि सिर्फ हमें एक्सपैट्रिएट्स के लिए ही 111 पे काम करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल जो हमारे हैं उनके लिए भी 111 पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में जो टैक्स कम हुआ है, जब तक आपके पास वेल्थ टैक्स में आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप प्रॉपर्टी कैसे खरीदेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये रियल एस्टेट उसके लिए मॉर्गेज का निजाम की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर खाशिद साहब कह रहे हैं कि हम मॉर्गेज का ऐसा जामे और मजबूत निज़ाम लेकर आएंगे ताकि तमाम लोग जो है अपना घर भी बना सकें, प्लॉट भी खरीद सकें। अच्छा, ये जो स्लज इकोनॉमी की सिचुएशन बन चुकी है, लोग टैक्स देना नहीं चाहते, बिजनेसेस जो हैं वो इनफॉर्मल है, वो नहीं चाहते कि वो रजिस्टर हों, तो आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर मैक्रो इंडिकेटर्स तो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें लग रहा है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है इस बजट की, हमारी इकोनॉमी की? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि हम हर एक को टैक्स देना चाहिए है, हर एक को रिटर्न फाइल करनी चाहिए है, और अब जिस तरह से हमारे तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड है, कोई टैक्स के बगैर और इस नेट के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन हमारे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इन तमाम एक्ट्स को रिविजिट करने की जरूरत है, रीराइट करने की जरूरत है, हमें अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को दोबारा बैठ के देखने की जरूरत है। अगर हम इन्हीं पॉलिसीज के साथ और इसी फ्रेमवर्क के साथ अगर हम ये चाहते हैं
कि हमारा टैक्स बेस बढ़ जाए, तो हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। और मैं एक शोबे की बात यहाँ पर जानबूझ के करना चाहूंगा, मैं रिटेल सेक्टर की बात यहाँ पे जानबूझ के करना चाहूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि रिटेल सेक्टर को लेकर, देखिए हमने इस वक्त भी फॉर्मलाइज करने के लिए तमाम जो जितने भी एक्शंस थे वो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर लिए हैं, लेकिन रिटेल सेक्टर पे अगर हम ये चाहते हैं कि उनको इसी तरह से इन्हीं सिस्टम्स में हम लाएं तो वो नहीं आएंगे। हमें बैठना पड़ेगा उनके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हमें उन्हें पॉलिसी उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको एतमाद में लेना भी बड़ा जरूरी है। और हुकूमत की तरफ से ये चीजें बिल्कुल ठीक है जी। अब इस तरह की शिकायत और सेक्टर से भी आ रही हैं कि जी हुकूमत हमें एतमाद में नहीं ले रही, हमसे बात नहीं की जा रही। अच्छा, एक और चीज़ फरहान बुखारी साहब, कंट्रोवर्शियल हुई हुई थी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो तनख्वाहें हैं उनमें एक इजाफा किया गया, जिसका आज सवाल भी हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उस पर उन्होंने कहा है कि 2016 के बाद यानी 9 साल से तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को ये ज़्यादा इंक्रीमेंट लग रहा है। बड़े लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट लगाना ये समझ से बाहर है जहाँ इतनी महंगाई में लोग पिस रहे हैं। इसके बरक्स 2016 का अगर आप मुकाबला 2025 से करें तो मालूम ये होगा कि मुल्क में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये तजादात हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। और ये कल भी शायद कहीं सवाल हुआ है कि पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज जी, अब उसका जवाब ये बताते हैं कि जी 2016 में से लेके अब तक वो कह रहे हैं उस वक्त अगर बढ़ती रहती तो आप लोगों को इतना बड़ा गैप नहीं मिलता। फिर वो जो गरीब गुरबा हैं जो बेचारे भूखे मर रहे हैं उनका फिर क्या कसूर है? क्वेश्चन इज कि जो मिनिमम वेज है वो 37,000 ही है जो पिछले साल थी, उसके अंदर वो आपको इसका मतलब है कि ये बजट जो बनाया गया है वो आपने अपनी सारी सहूलतें देखकर कि क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है तो आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें। फिर गरीब आदमी का कौन सोचेगा? 37,000 के अंदर अगर 2 मियाँ बीवियाँ उनके 2 बच्चे, आपको लगता है फैमिली चला सकते हैं वो 1 महीने की? फरहान साहब, बेशतर जो कम आमदन वाले घर हैं उनके 2 बच्चे नहीं हैं। अगर आप किसी देहात में चले जाएं तो फैमिली साइज़ भी बड़े हैं, फिर माँ बाप भी अमूमन साथ रहते हैं। तो ये 6 या 8 नफूस पर मबनी घराना, और ये इस घराने का 36,000-37,000 रुपये अगर महीने का वो कर भी लें, हालांकि कई जगहों पे उसका इतलाक भी नहीं होता, लोग नहीं ऑब्जर्व करते, वरना अगर वो कर भी लें तो वो बनता है तकरीबन 1,200 रुपये यौमिया से थोड़ा सा ज़्यादा। अब आप हिसाब लगा लें कि यूटिलिटीज़ में अगर और नहीं तो ना करते हुए बिजली है, बच्चों की तालीम है और खाना पीना है, ऐसा ही है। ये उनकी बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात हैं। इसमें अभी आप खुदा न खास्ता सेहत का मामला आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, और फिर कपड़े, ये तो सेविंग्स तो आप भूल जाए ना, सेविंग्स तो है ही नहीं। और सेविंग्स का जो उल्टा लोगों को लोन लेना पड़ता है। और इस दफ़ा जो बैंक्स की सेविंग्स का हुआ है, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा बहरान चला आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान में सेविंग्स का रेट, सेविंग्स टू GDP, ये रेट अभी भी कम है। अब आप मजीद उस पर इंसेंटिव कम कर रहे हैं। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसकी शरह आपने प्रॉफिट्स पे विदहोल्डिंग टैक्स की शरह जो अभी तक 15% है वो 1 जुलाई से आपने 20% पे कर दी। अंजुम साहब भी मेरे ख्याल से एग्री भी कर रहे हैं आपके साथ, आप कमेंट भी कर दीजिए। लास्ट कमेंट होगा, उसके बाद मैं काशिफ साहब से भी लास्ट। देखिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जब तक सेविंग टू GDP आपका नहीं बढ़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट टू GDP अभी भी 14% है जो 24 से नीचे आया है, तो आपके जब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही अवेलेबल नहीं होगा, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, तो आप कैसे सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में बढ़ेगी? पॉपुलेशन एक और फैक्टर जो आज हमने डिस्कस नहीं किया, पे किसी और शो में कहेंगे, जो एक बम है, जो टाइम बम है, जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो हम कैसे लाके सिस्टम में लाएं ताकि हमारी ग्रोथ में आगे इजाफा हो। तो ये चीजें हैं, मैं समझता हूँ चूंकि टाइम शॉर्ट है तो इस पर हम किसी टाइम बात करेंगे, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो और फिर एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो भी आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि आपका GDP साइज बढ़ा है $410 बिलियन, एक्सपोर्ट $32 बिलियन के करीब है, तो 8% रह गया है, जो कि रीजन में भी बहुत कम है। बांग्लादेश का इन्वेस्टमेंट टू GDP तो 24% है, जो हमारे बाद आगे ग्रोथ उन्होंने इस पट्टी पे चले हैं। तो हमें इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये सारे कंसर्न्स हैं जो हम उठा भी रहे हैं, लेकिन एक तरफ स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें आज तेजी देखी गई है, तो क्या ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है काशिफ साहब के एतमाद बहाल हुआ है इन्वेस्टर का? वजीर आजम शहबाज शरीफ उन्होंने कहा कि कारोबारी शख्सियात के बजट पर एतमाद का इजहार है जो आज तेजी देखी गई है स्टॉक एक्सचेंज में। देखिए, मैं इस बात को ये नहीं समझता कि स्टॉक मार्केट इज द रियल इंडिकेटर ऑफ योर इकोनॉमी, और वो तो कुछ सेक्टर्स को करती है, और जैसा कि कहा स्टॉक मार्केट में तो आप आर्टिफिशियली भी उसे चेंज आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और वो तो जब जंग हुई थी
अभी इंडिया के साथ तो उसके बाद भी हमारी स्टॉक मार्केट इंप्रूव कर गई थी। लेकिन ये एक रियल इंडिकेटर नहीं है, यस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को जरूर चेक करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अलावा जो बाकी आपकी जो रियलिटीज हैं, जिसमें आप अपने ज़राअत को देखें, जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री को देखें, जिसमें अपनी जीडीपी के साथ ही एक्सपोर्ट को देख लें। अब हमें जो और बहुत से मसाइल पे बात करने की जरूरत है, उसमें जहां हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहां पर आपको क्लाइमेट चेंज पे भी बात, कल मिनिस्टर साहब कह रहे थे पैसे तो आगे अब लगाना, इसको कैसे है और कहाँ है, जो फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी की भी बात कर दी है काशिफ साहब, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सोलर के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात हो रही है, उसकी तजवीज़ दी गई है। उसके बाद हाइब्रिड गाड़ियों की भी बात ग्रीन इकोनॉमी आप कैसे बनाएंगे? एक तरफ आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपने सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, आपने हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। ऐसे तो जब हम ये चाह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, और दूसरी तरफ आपने कार्बन लेवी जो लगाई है, और आइंदा आने वाले सालों में अगर हमने नई मशीनरी ना इंपोर्ट की और हम टेक्नोलॉजी की तरफ ना गए, ठीक है काशिफ साहब, माजूद मैं करूंगी, वक्त हमारे पास हो गया खत्म, लेकिन आपका पॉइंट आ चुका है और बहुत से मुबस्सरीन ये भी बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बजट जो है ना, एक चीज़ जिसके ऊपर आप बात करें ये होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप स्टेप्स इस तरह के ले रहे हैं कि वो उसके अगेंस्ट जा रही है, तो ये बालातर है। बालाजी, हमारी बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, हेडलाइंस के बाद एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।